Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 65 गाइड एंड फिजियोलॉजी। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ना है। तो अगर आप अच्छे से यहाँ पे कर लोगे तो बायोकेमिस्ट्री में भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और इसी चैप्टर से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एससीक्यू या एमसीक्यू आ सकता है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन का पूछा जाता है। इसके साथ सबसे पहले लाइन से चलते हैं, म्यूकस के फंक्शन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का पूछा जा सकता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन के 3 फेजेस होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। जो बाइल की सिक्रीशन, इसकी बेसिक प्रोडक्शन, बाइल कैसे प्रोड्यूस होता है। और इसके साथ साथ गाल स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, कॉजेस ऑफ गाल स्टोन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायरिया होता है, डायरिया, तो डायरिया का इंपॉर्टेंट कॉज, हालांकि डायरिया को हमने फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर भी कवर करना है, लेकिन हम यहाँ भी इसको देख लेंगे। अब इस चैप्टर के जो शुरू वाला कंटेंट है इसके ऊपर पहले से वीडियो में बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि उसमें मैंने ये जो ग्लैंड्स की इन्होंने एनाटमी का बताया था, जनरल एनाटमी का, और मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन का और इसोफेगस का बताया था। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन से, ठीक हो गया, या स्टोमक के सिक्रेशन से। जो स्टोमक की सिक्रेशन एसिडिक होती है और यहाँ पे आपको 2 टाइप के ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो स्टोमक की बॉडी और फंडस वाले एरिया में होते हैं। और एक होते हैं पाइलोरिक ग्लैंड जो पाइलोरिक एंट्रम में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑक्जेंटिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, इंट्रिंसिक फैक्टर और म्यूकस प्रोड्यूस करना, 4 चीज़ें प्रोड्यूस करना। जबकि पाइलोरिक ग्लैंड इनका सिर्फ फंक्शन होता है म्यूकस की प्रोडक्शन करना। इसके साथ साथ ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जी सेल्स भी देखने को मिलते हैं स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट पर या पाइलोरिक एंट्रम में, उसको बोलते हैं जी सेल्स। और जी सेल्स गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं और गैस्ट्रिन का मेन फंक्शन है एचसीएल के सिक्रेशन को बढ़ा देना और स्टोमक की मोटिलिटी को भी कंट्रोल करना। अब हम देख लेते हैं सिक्रेशन फ्रॉम ऑक्जेंटिक और गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मैं आपको दोबारा से कह देता हूँ, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलीज होती है। म्यूकस नेक सेल से रिलीज होता है म्यूकस, जो पेप्टिक और चीफ सेल्स होते हैं प्रोड्यूस करती है पेप्सिनोजन, और जो पेराइडल या ऑक्जेंटिक सेल्स ये एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है एचसीएल की सिक्रेशन का, तो फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एचसीएल प्रोड्यूस करवाना है यानी हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसका मैकेनिज्म ये है कि आपको हाइड्रोजन चाहिए, क्लोराइड चाहिए, वो कहाँ से आएगी। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वो पेराइटल सेल से प्रोड्यूस हो सकती है या फिर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अपटेक की जा सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेराइटल सेल के अंदर एंटर होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो बनता है कार्बोनिक एसिड, ठीक हो गया। क्या बनता है यहाँ पर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड टूटता है तो फिर आपको OH नेगेटिव आयन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यानी जब कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो फिर आपको H2CO3 में बाइकार्बोनेट आयन मतलब क्लोराइड एक्सचेंजर के जरिए बाहर निकल जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अब बाकी रह गया OH नेगेटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस आयन बाहर चला जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर चला जाएगा। और ये वही पंप है जिसको इनिबिट करने वाला ओमिप्राजोल होता है, ठीक हो गया। तो आपने इसको याद रखना है, ओमिप्राजोल इसको इनिबिट करता है। अब जो पोटेशियम अंदर आ गया, ठीक है, तो पोटेशियम 2 मैकेनिज्म के जरिए आ सकता है अंदर। एक तो ये वाला ये पंप आ गया, ये जो हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, और एक ये वाला सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो फिर दोनों जगह से जो पोटेशियम आ गया था, तो दोनों जगह से जो पोटेशियम वापस जगह पे लीव करेगा, बाहर की तरफ जाएगा ल्यूमेन ऑफ कैनालिकुलस पर। क्यों जाएगा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। इसके साथ साथ जो सोडियम होता है, यहाँ पर जो सोडियम एंटर हुआ था सेल को, तो वो बाहर से भी आ सकता है अंदर और ये चला जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। तो फिर ये मैकेनिज्म होता है हाइड्रोजन क्लोराइड की सिक्रेशन का। इन शॉर्ट में इसको दोबारा से आपको बता दूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आना होगा वाटर टूटा, OH नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे चला गया, ठीक है, और पोटेशियम सेल के अंदर आ गया। पोटेशियम सेल के अंदर एक और तरीके से आया था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के जरिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सोडियम बाहर चला गया, ठीक हो गया। उसके साथ साथ क्लोराइड आ गया, और क्लोराइड पंप के जरिए या क्लोराइड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ल्यूमिन ऑफ कैनालिकुलस पे आ गया। इस तरह से हाइड्रोजन पहुंच गया और क्लोराइड पहुंच गया। हाइड्रोजन होता है 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और क्लोराइड होता है 173 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोनों आपस में मिलके
क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब वो कौन-कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं? पहला है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, दूसरा हार्मोन और तीसरा भी हार्मोनल फैक्टर हिस्टामिन। तो तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो अगर मिल के काम करें तो ये सिक्रीटागोग कहलाते हैं। मिल के काम करें तो फिर ओवरऑल जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल इफेक्ट। तो एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन तीनों ने इसकी सिक्रीशन को बढ़ा देना है। पाइलोरिक ग्लैंड का मेन फंक्शन है म्यूकस की प्रोडक्शन। उसके साथ-साथ ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। सरफेस म्यूकस सेल्स, इनका मेन फंक्शन है म्यूकस प्रोड्यूस करना। म्यूकस की नेचर अल्कलाइन होती है और इसने स्टोमक की एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करना होता है। अब स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, अब क्या मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन है? तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ऑक्जेंटिक ग्लैंड के डीप रिसेसेस के अंदर, स्पेसेस के अंदर, उनको बोलते हैं एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन और हिस्टामिन असल में गैस्ट्रिन की रिलीज को बढ़ा देता है और गैस्ट्रिन आगे जो स्टोमक के पैराइटल सेल्स इनको स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से वो HCl प्रोड्यूस कर जाते हैं। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ पेप्सिनोजन सिक्रीशन। जो पेप्सिनोजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था? ये प्रोड्यूस हो रहा था पेप्टिक या चीफ सेल से प्रोड्यूस हो रहा था। तो फिर इसकी सिक्रीशन कराने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होगा वो एसिटाइलकोलिन और दूसरी तरफ एसिड होगा। ठीक है? और जबकि जो HCl को सिक्रेट करवाने के लिए एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन तीनों चाहिए थे। अब जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होती है वो 3 फेजेस के अंदर रिलीज होती है। एक होती है सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टिनल फेज। सेफेलिक फेज का मतलब वो फेज जो ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी फूड अभी हमने स्टोमक के अंदर एंटर हुई नहीं है, इससे पहले ही ये स्टिमुलेशन हो गई है। तो ये किसकी वजह से हो सकती है कि फूड को देखा, फूड को देखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन गई सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस के पास, वहाँ से फीडिंग सेंटर के ज़रिए गई और इसने जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस ने पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ा दिया। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करती है। एसिटाइलकोलिन स्टोमक के अंदर HCl की सिक्रीशन को, पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। तो ये वो फेज़ होता है जिसमें फूड स्टोमक में गई नहीं है अभी तक, लेकिन इससे पहले ही गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ गई है, तो उसको बोलते हैं सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन और ये 30% होती है नॉर्मली। दूसरा होता है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज का मतलब फूड स्टोमक में आ गई है तब ये फेज स्टार्ट हुआ है। तो फिर ये किस वजह से होता है? ये होता है लॉन्ग वेगो वेगल रिफ्लेक्स, मतलब फूड स्टोमक में आई, स्ट्रेच हुआ, वेगस नर्व ने इन्फॉर्मेशन लेके गए ब्रेन स्टेम के अंदर, वहाँ से दोबारा वेगस नर्व निकली और इसने स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा दिया। लोकल एंटेरिक रिफ्लेक्सेस सब म्यूकोजल प्लेक्सेस के जरिए इंटीग्रेट होते हैं। और तीसरा गैस्ट्रिन मैकेनिज्म। गैस्ट्रिन किस तरह से कि फूड आई स्टोमक के अंदर, उसने स्ट्रेच किया तो गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशन हो गई, गैस्ट्रिन ने HCl की सिक्रीशन को बढ़ा दिया। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है गैस्ट्रिक फेज और यहाँ पर आपको 60% गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन देखने को मिलती है। और लास्ट वाला जो फेज है उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल फेज। कौन सा फेज? इंटेस्टिनल फेज। यहाँ पे रिमेनिंग 10% फेज होती है, 10%। और यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होता है? यहाँ पर ये होगा कि फूड इंटेस्टाइन तक पहुँच गई, स्पेसिफिकली डुओडेनम तक पहुँच गई, तो डुओडेनम में स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच की वजह से डुओडेनम में भी जी सेल्स होते हैं, तो वहाँ से गैस्ट्रिन की सिक्रेशन होगी। गैस्ट्रिन की सिक्रेशन की वजह से यहाँ पे भी आपको जो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया? अब गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन तो हो गई, तो ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन होगी तो वो स्टोमक के वॉल को डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अगर पेप्सिन ज़्यादा रिलीज हो गया या HCl ज़्यादा रिलीज हो गया तो वो स्टोमक के वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए होते हैं जिसकी वजह से हम स्टोमक के सिक्रेशन को या गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर पहला नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो है रिवर्स एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ठीक है? एंटीरो का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा, गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक पे आएगा। तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, एसिडिक फूड स्पेसिफिकली, तो फिर एक रिफ्लेक्स जाता है माइंटरिक प्लेक्सस के जरिए और एक्सट्रिंसिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के जरिए। वो रिफ्लेक्स जाता है स्टोमक के पास। उसका मेन फंक्शन है कि जो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना, और ये वही रिफ्लेक्स है जो स्टोमक की अनटाइंग को भी ब्लॉक करता था। और हमने जो हार्मोन पढ़ा था वो था कोलिसिस्टोकाइनेन। ठीक है? इसके साथ अगर हम ये पढ़ते हैं सिक्रेटिन, अगर एसिडिक काइम जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक हो गया, तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन एक नेचुरल एंटासिड हार्मोन होता है जिसने एसिडिक सिक्रेशन को कंट्रोल करना है। तो फिर ये स्टोमक में गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देगा, इसी तरह गैस्ट्रिक HCl सिक्रेशन को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास दो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, पहला एंटीरोगैस्ट्रिक, दूसरा सिक्रेटिन। अब इसके साथ जो इंटर डाइजेस्टिव पीरियड होता है वो पीरियड खाना खाने के दरमियान में, जैसे आपने सुबह खाना खाया, दोपहर को खाना खाया, तो इनके दरमियान में जो वक्फा होता है उसको बोलते हैं इंटर डाइजेस्टिव पीरियड। यहाँ पे स्टोमक जिस टाइप की सिक्रेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है वो हाईली म्यूकस सिक्रेशन होती है और इस सिक्रेशन के अंदर थोड़ा बहुत पेप्सिन होता है और ना होने के बराबर एसिड होता है। ठीक हो गया? अगर इमोशनल स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से HCl की सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से डुओडेनल
या पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर इसके बाद चलते हैं पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। तो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, पैनक्रियाज का मेन फंक्शन होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी प्रोड्यूस करना, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी, और प्रोटीन जैसे प्रोटीएसेस प्रोड्यूस करना, लाइपेजेस प्रोड्यूस करना, डीएनएज, आरएनएज प्रोड्यूस करना, इसी की तरह अमाइलेसेस प्रोड्यूस करना, जो तमाम फूड के कंपोनेंट्स को, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम को देख लेते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम वो होता है अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज और इलास्टेज। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज और फॉस्फोलाइपेज, ये एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। अब नॉर्मली जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होती है वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। ये सारे एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में होने का ये फंक्शन होता है कि अगर ये एंजाइम खुदा ना खास्ता पैनक्रियाज के अंदर एक्टिव हो जाते हैं तो ये पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज ये प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज की फॉर्म में। लास्टेज प्रो लास्टेज की फॉर्म में। अब इनको एक्टिवेट कराने के लिए जो मेन वाला एक्टिवेटर होता है वो है ट्रिप्सिन। जिस तरह इंटेस्टाइन स्टोमक के अंदर हमने ये देखा था कि एसिड या पहले से पेप्सिन होता है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग एंजाइम होगा वो होगा एंटीरोकाइनेज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से प्रोड्यूस होता है। तो एंटीरोकाइनेज क्या करता है? एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। और अगर ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाए तो ट्रिप्सिन दूसरे इनएक्टिवेटेड एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन के अंदर, प्रो लास्टेज को लास्टेज के अंदर, और प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज को कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज के अंदर कन्वर्ट करा देता है। नॉर्मली पैनक्रियाज के अंदर एक और एंजाइम होता है, वो है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। इसका मेन फंक्शन है कि ट्रिप्सिन को एक्टिवेट ना होने देना, अनलेस एंड अनटिल जब तक इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ट्रिप्सिन इनहिबिटर अगर ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया या ट्रिप्सिन को ज़्यादा रिलीज हो गया ट्रिप्सिन इनहिबिटर से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि जो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, और ट्रिप्सिन अगर एक्टिवेट हो गया तो उसने बाकी सारे एंजाइम की एक्टिवेशन करा देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैनक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है, तो फिर जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन है वो पैनक्रियाज के अंदर जमा होती रहेगी। जब वो पैनक्रियाज से बाहर जाएगी नहीं तो वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर को ओवरकम कर लेगी। मतलब जो एंजाइम्स की सिक्रेशन होगी वो इनके इनहिबिटर से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब ट्रिप्सिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ट्रिप्सिन खुद ब खुद एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको इनहिबिट करने वाला ट्रिप्सिन इनहिबिटर काफ़ी कम हो गया है। जब खुद ब खुद एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा तो वे बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कराना स्टार्ट कर देगा, काइमोट्रिप्सिन को, प्रो इलास्टेज को, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज को। यही सारे एंजाइम पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इसके बाद देख लेते हैं सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। पैनक्रियाज का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयन काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जूस ने जाना है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेशन आती है स्टोमक की, और स्टोमक की सिक्रेशन के अंदर एसिडिक आयन यानी एसिडिक सिक्रेशन होती है। तो फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन किस तरह से होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर डिफ्यूज करेगी, अपनी मेटाबॉलिज्म से बन गई। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक वाटर से रिएक्शन करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होगा तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। बाइकार्बोनेट आयन तो बाहर चले गए, लेकिन जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए गए उसको बोलते हैं क्लोराइड ट्रांसपोर्टर या क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्ट। क्लोराइड के जरिए तो गए तो क्लोराइड सेल के अंदर आ गया, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड अपने चैनल से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया बाइकार्बोनेट आयन। अब हमने हाइड्रोजन आयन को बाहर पहुंचाना है। ठीक है। इसी के साथ साथ अब हाइड्रोजन आयन को हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्यों पहुंचाना? क्योंकि कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे थे। तो फिर हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? हाइड्रोजन सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट के जरिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाएंगे, लेकिन सोडियम सेल के अंदर आ गया। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए फिर क्या होगा? इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के जरिए अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर पोटेशियम सेल के अंदर आ गया। पोटेशियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम लीकी चैनल से अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया, वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन किया, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएशन, बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्ट से बाहर चला गया, क्लोराइड सेल के अंदर आ गया, क्लोराइड लीकी चैनल से बाहर चला गया। हाइड्रोजन आयन को डिस्पोज कराना, तो फिर हाइड्रोजन
इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया, लेकिन सोडियम अंदर आ गया, सोडियम को बाहर भेजा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से, लेकिन पोटेशियम अंदर आ गया, पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम लीकेज चैनल से बाहर चला गया। अब जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को कंट्रोल करने वाले कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं कि एसिटाइलकोलिन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, इसका मेन जो एक्शन होता है वो पैनक्रियाटिक जो होते हैं एंजाइम वाली सिक्रेशन को बढ़ा देना, जबकि सेक्रेटिन का फंक्शन होता है बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन को बढ़ा देना। और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट का मतलब अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो फिर हमें ओवरऑल नेट इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इफेक्ट। यहाँ पे भी सेम फेजेस ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशन देखने को मिलते हैं जो स्टोमक के अंदर थे। एक है सेफेलिक, एक है गैस्ट्रिक, एक होती है इंटेस्टिनल। सेफेलिक का मतलब फूड अभी इंटेस्टाइन के अंदर या स्टोमक के अंदर आई नहीं है कि इससे पहले सिक्रेशन स्टार्ट हो गया। दूसरा है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज का मतलब फूड स्टोमक के अंदर पहुंच गई है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फेज है वो इंटेस्टिनल फेज, वो के फूड इंटेस्टाइन के अंदर आ गई है, ठीक हो गया। अब सेफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज के अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो मैकेनिज्म न्यूरल कंट्रोल होता है, ठीक है, यानी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एसिटाइलकोलिन वाला। और इंटेस्टिनल फेज के अंदर आपको सेक्रेटिन हार्मोनल कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके बाद हम देख लेते हैं बाइल के सिक्रेशन बाय द लिवर कि जो नॉर्मली लिवर प्रोड्यूस करता है 600 से लेकर 1000 मिलीलीटर पर डे बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल के दो फंक्शन होते हैं। पहला बाइल का मेन फंक्शन है फैट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना, और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बाइल बाइल का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे भी पाथवे प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो बाइल के जरिए ही एक्सक्रीट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो बाइल के अंदर रिलीज होता है, बाइल के जरिए ही हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ बिलियरी सिक्रेशन, तो ये आपको नजर आ रहा होगा बिलियरी अपरेटस और लीवर के सिक्रेशन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि जो हिपैटोसाइट्स होती है लीवर के अंदर वो प्रोड्यूस करती है प्राइमरी सिक्रेशन, ठीक हो गया। वो प्राइमरी सिक्रेशन बिलियरी अपरेटस के अंदर डाल देते हैं, ठीक हो गया। फिर जब वो बाइल से पास करती है प्राइमरी सिक्रेशन तो फिर इसकी यहाँ पर इस सिक्रेशन की मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन इस तरह से होता है कि कुछ सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होती है और कुछ की क्या होती है, आपको सिक्रेशन देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली हम बात करते हैं जो बाइकार्बोनेट आयन की एक्स्ट्रा सिक्रेशन देखने को मिलती है। बाइकार्बोनेट आयन बाइल से होते हुए जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और बाइकार्बोनेट आयन का फंक्शन क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन का मेन फंक्शन ये होगा कि स्टोमक से आ रहा है एसिडिक काइम, इसको न्यूट्रलाइज कर देना। जबकि सोडियम की, क्लोराइड की, वाटर की क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक हो गया। अब बाइल की कंपोजिशन देखें तो बाइल के अंदर आपको बाइल साल्ट्स देखने को मिलती है, इसके साथ साथ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और इसके साथ प्लाज्मा के कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है गॉल ब्लैडर की एम्टाइम करानी है, क्योंकि कोलिसिस्टोकाइनिन को कहते हैं इस वजह से क्योंकि इसने गॉल ब्लैडर के म्यूकोजा की कॉन्ट्रैक्शन करानी है। गॉल ब्लैडर के मस्कुलेचर की कॉन्ट्रैक्शन करा के गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज करवा देगा। वो बाइल जो इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन होगा, वो एसिडिक सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज कर लेगा, और इसी के साथ साथ वो बाइल फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है बाइल साल्ट इन फैट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ये मैंने कवर किया है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ जीआईटी, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसके बाद है सिक्रेशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रेशन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रेशन होती है स्पेसिफिकली ड्यूडेनम के अंदर ब्रूनर ग्लैंड होती है। ये ब्रूनर ग्लैंड ना जूजिनम के अंदर ना ही आइलियम के अंदर होती है। तो ये ब्रूनर ग्लैंड का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना। और वंस अगेन जो म्यूकस होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसका मेन फंक्शन है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, और इसी के साथ साथ जो एसिडिक सिक्रेशन होती है स्टोमक की उसका न्यूट्रलाइज करना, ठीक हो गया। और इसमें काम की बात कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो पेनिथ सेल्स होते हैं जो विलाई की बेस पे पड़े हुए होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं और ये इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सिक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको बड़े बड़े क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे विलाई नहीं होती। और लार्ज इंटेस्टाइन की बेसिक सिक्रेशन है वो भी म्यूकस होती है। और म्यूकस को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहला है टैक्टाइल स्टिमुलेशन, दूसरा एसिटाइलकोलिन, मतलब जो फीसेस की एक्युमुलेशन होगी इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर, ठीक हो गया, तो वो स्ट्रेच करेगी टैक्टाइल स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से भी म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाए या किसी भी वजह से अगर हमने पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवा दी तो म्यूकस की प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और फिर इतनी ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, इसके साथ साथ मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी, कुछ बंदे को बार बार वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, तो डायरिया लाइक कंडीशन हो जाएगी। लेकिन ये वाली डायरिया चूंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है तो उसको बोलते हैं साइकोजेनिक डायरिया।
ठीक हो गया। तो डायरिया के अंदर बेसिक मैकेनिज़्म क्या होता है? डायरिया में ये होता है कि अगर कोई इंटेस्टाइन का पार्ट इरिटेटेड हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वो वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है। उस सिक्रेशन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। अब सिक्रेशन कराने का मेन मकसद ये है कि जो इन्फेक्टिव एजेंट या इरिटेटेड एजेंट उसको डाइल्यूट करके हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर लेना। तो इसका डायरिया का मेन पर्पज़ यही होता है कि डाइल्यूट करके हमारी बॉडी से इरिटेंट फैक्टर को वॉश अवे कर देना, जिसकी वजह से रिकवरी हो जाए। तो यही होता है डायरिया का। लेकिन अगर ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है और डिहाइड्रेशन की वजह से सर्कुलेटरी शॉक भी हो सकता है। तो ये तो हमने कवर करना है फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो अगर ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, फिजियो में भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लेना और जो चीज़ें मैंने बताई आप उसको हाईलाइट कर लेना। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।